नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम करते हैं प्रतिदिन सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हैं, मंत्रिमंडल का गठन, इसके अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित प्रश्न। तो इनसे संबंधित जितने भी IMP प्रश्न हैं उन सभी को हम आज कवर करेंगे। तो आप इन वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा। तो फर्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत क्या है, प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया। तो जो 1935 का अधिनियम जिसमें प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया जाता है, उसके अंतर्गत वर्ष 1937 में क्या है, चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी। तो कांग्रेस के द्वारा जो है पाँच प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया जाता है। तो क्या है, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम पार्टी ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। तो जिसमें 8 प्रांतों में कुल चुनाव होते हैं, तो 8 प्रांतों में से कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 5 प्रांतों में क्या है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है, जबकि 3 प्रांतों में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनती है। इसके अलावा पंजाब में जो है मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी का गठबंधन होता है। साथ ही बंगाल में जो है कृषक प्रजा और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त सरकार का गठन किया जाता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस कुल कितने समय तक शासन किया। तो 1937 के चुनाव के बाद 28 महीने तक क्या है, कांग्रेस जो है सरकार चलाती है। इसके बाद जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हो जाता है, उसी के उपरांत क्या है, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जो प्रांतीय सरकारें थी उनके द्वारा सब इस्तीफा दे दिया जाता है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अर्थात गुजरात में स्थान है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो ये हरिपुरा नामक स्थान जो गुजरात में अवस्थित है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में की जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी में। जो त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में जबलपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था त्रिपुरी। तो यहाँ क्या है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। तो ये कौन सा अधिवेशन है, ये अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना जाता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष बनने के बाद कुछ समय के बाद इस्तीफा दे दिया जाता है, जिसके पश्चात क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नॉमिनेट किया जाता है। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल की स्थापना की। तो जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, तो उसके बाद वो एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लॉर्ड लिनलिथ गो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1945 के नाम से जाना जाता है। तो 8 अगस्त 1940 को क्या है, लॉर्ड लिनलिथ गो के द्वारा कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया, जिससे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी अर्थात RSP, इसके संस्थापक होते हैं योगेश चंद्र चटर्जी जी के द्वारा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना बंगाल में 1940 ईस्वी में की गई। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति के द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था।
तो इसके बारे में बस इतना ये पॉइंट जरूर याद रखिए। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी अर्थात आरएसपी के संस्थापक कौन है? योगेश चंद्र बनर्जी। कब स्थापित हुई? 1940 में और बंगाल में। और इसने क्या किया था कि सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू होता है 1942 में उसका समर्थन किया था। अब यहाँ हम देख लेते हैं जो 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं और उन प्रांतीय चुनाव के बाद जो प्रांतों के प्रमुख चुने जाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो उन प्रांतों में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो सबसे पहला आता है असम प्रांत। असम प्रांत में जो है मोहम्मद सादुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। बिहार में, बिहार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिहार के बनते हैं कौन? श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार प्रांत के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिन्हा को चुना जाता है। बंगाल में बनते हैं फजलुल हक, जो कि क्या है? ये कृषक समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक थे फजलुल हक, और इन्हें ही क्या है बंगाल का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उड़ीसा के बनते हैं बी एन दास। उड़ीसा से प्रमुख कौन बनाए जाते हैं? तो वो है बी एन दास। उत्तर पश्चिम प्रांत से आशय है जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ से बनते हैं डॉक्टर खान साहब। कहाँ? उत्तर पश्चिम प्रांत। संयुक्त प्रांत से मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश से है, तो संयुक्त प्रांत से बनाए जाते हैं गोविंद बल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत के प्रमुख बनते हैं गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत अर्थात ये जो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में एन बी खरे क्या हैं? ये बनते हैं यहाँ के प्रमुख। बम्बई प्रांत से कौन बनते हैं? तो बम्बई से बनते हैं बीजी खरे और मध्य प्रांत से एन बी खरे। मद्रास से बनते हैं सी राजा गोपालाचारी जो हैं मद्रास प्रांत के प्रमुख बनाए जाते हैं। सिंध से बनते हैं अल्लाह बख्श। और पंजाब प्रांत से बनते हैं सिकंदर हयात खां को पंजाब प्रांत का प्रमुख बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक बनते हैं जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? वो हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि क्या है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जो मंत्रिमंडल बनता है, तो उसके वित्त प्रमुख बनाए गए थे रफ़ी अहमद किदवई को क्या है इन वित्त विभाग का प्रमुख बनाया गया था। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन है? कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता हैं आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में, जो कि कब हुई थी? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है और 1934 में होती है। यहाँ जान लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1939 में और ये होती है उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और इसके संस्थापक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य में फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं देवव्रत विश्वास, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे और स्वामी सहजानंद। तो इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का ही याद रखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब हुई थी? 1939 में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। तो जो 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है जिनमें कितने सीटें निर्धारित थी? तो 1585, और 1585 सीटों में से कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 707। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं और प्रस्तावों के बारे में। तो पहला जो अधिनियम ब्रिटिश के द्वारा पारित किया जाता है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित होता है रेगुलेटिंग एक्ट
1773। रेगुलेटिंग एंड 1773 पहला अधिनियम है। और इस समय भारत का जो गवर्नर है, भारत का गवर्नर हुआ करता था वारेन हेस्टिंग। भारत का नहीं बल्कि अभी तो बंगाल का ही गवर्नर है 1773 में वारेन हेस्टिंग। तो इस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग है। और यहाँ इस समय जो मुख्य प्रावधान किए जाते हैं वो किए जाते हैं भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। भारत पर ब्रिटिश शासन का क्या है, सीमित नियंत्रण से संबंधित इसमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। इस समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो वारेन हेस्टिंग है। और इसी समय क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना कब की गई, तो वो की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 अर्थात 1813 के अधिनियम में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आता है ये। और इसमें क्या है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को कब समाप्त किया गया, तो वो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1813। सती प्रथा निषेध कानून 1839। सती प्रथा निषेध कानून एक्ट जो आया वो आया 1839 में, जिस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या है, सती प्रथा पर बैन कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिस समय विलियम बेंटिंग भारत का वायसराय था। और वायसराय नहीं, अभी भी गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंग। और इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो जो ये यहाँ बेटिंग तक क्या है कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो उसी को क्या है अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से, जब विलियम बेटिंग के कार्यकाल से, 1833 के अधिनियम के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट आता है 1853 का एक चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है ये आता है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और इसमें क्या है, कंपनी का मात्र न्यास के रूप में, ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण रहना चाहिए। तो कंपनी का मात्र ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए अधिनियम कब आता है, तो वो आता है चार्टर एक्ट 1853 का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आता है। और इसमें क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की जाती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग भारत का, यहाँ से लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का फर्स्ट वायसराय बन जाता है। तो परिषद में भारतीयों के प्रयोग का क्या है, परिषद में भारतीयों के प्रयोग को शामिल किए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही अधिनियम है। इसी अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी जो वहाँ की विधान परिषद, केंद्रीय परिषद हुई थी, उसमें शामिल होने का अधिकार प्रदान किया जाता है। सम्मति आयु अधिनियम 1891। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आता है, किसमें, लैंसडाउन के कार्यकाल में। इसमें क्या है, बाल विवाह की जो न्यूनतम आयु रखी गई वो रखी गई 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। और इसने क्या है, निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की। तो निर्वाचन प्रणाली कब से प्रारंभ की जाती है, वो की जाती है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। फिर आता है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये आता है मिंटो के कार्यकाल में। और इसमें क्या है, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। मुसलमानों के लिए अलग से इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। 1919 का जो अधिनियम आया, यह आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और इसमें क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लगाया गया, तो वो है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। साइमन कमीशन 1927 में आता है। साइमन कमीशन आता है ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और इसमें क्या है, संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की जाती है। शारदा एक्ट आया 1930 में, यह इरविन के कार्यकाल के दौरान आता है, जिसमें क्या है, विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष व लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है लॉर्ड विलिंगटन
लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में, जिसमें क्या है प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई। अगस्त घोषणा प्रस्ताव आया 1940 में। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में आता है, जिसमें लिथगो के कार्यकाल के दौरान आया और इसमें क्या है प्रादेशिक स्वशासन प्रारंभ किया जाता है। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, लिथगो के कार्यकाल में आया और संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई। बेबेल योजना आती है 1945 में। इस समय भारत का वायसराय जो है वो है बेबेल, इसीलिए इसने बेबेल योजना प्रस्तुत की। और इसमें क्या है सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण करना, सभी दलों को मिलाकर परिषद का निर्माण करना बेबेल योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कैबिनेट मिशन योजना कब आती है? कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। इस समय भी भारत का वायसराय जो है बेबेल है। अब कैबिनेट योजना में क्या प्रावधान था कि संघ का निर्माण व प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। अब माउंटबेटन योजना कब आई? सबसे आखिरी जो योजना आती है वो आती है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन के कार्यकाल में इसी में क्या है भारत का विभाजन किया जाता है और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो आप इन अधिनियमों को तो याद रखिएगा ही, साथ में ये जो योजनाएं प्रस्तुत की गई, जैसे एक क्रम से लगाने के भी याद रखता है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब होती है? 1940 में होती है। लिथगो के कार्यकाल में होती है। और क्रिप्स मिशन योजना का प्रस्ताव कब आया? 1942 में आता है। लिथगो ही इस समय भी भारत का वायसराय है। बेबेल योजना 1945 में आती है और ये लॉर्ड बेबेल के कार्यकाल में आती है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है। इसमें क्या है कैबिनेट योजना में मुख्य रूप से ये था संविधान का निर्माण करने। संविधान का जो निर्माण है इसी योजना के तहत किया गया है। कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और माउंटबेटन योजना तो आप जानते हैं इसी से आज़ादी प्राप्त होती है। इसके अलावा इन सब अधिनियमों को भी याद रखिएगा कि जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी में सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। और पहला अधिनियम तो आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वो 1773 का है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है सती प्रथा निषेध कानून हो जाता है और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट कमीशन है, इम्पोर्टेंट एक्ट है, इन सबको याद रखना होगा। अब आते हैं प्रमुख, देख लेते हैं इनके कुछ नारों के बारे में और प्रमुख व्यक्तियों की कुछ उपाधियां हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इनके नारा स्लोगन क्या क्या दिए गए हैं। तो कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया? कर मत दो का नारा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया जाता है कर मत दो। करो या मरो, डू एंड डाई और भारत छोड़ो, दो नारे किसके द्वारा दिए गए? करो या मरो, भारत छोड़ो, ये दिए जाते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो नारा आपने सुना ही होगा। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया? तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है जय जवान जय किसान, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं 1965 के आसपास के टाइम पर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया जाता है भगत सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये नारा दिया गया मोहम्मद इकबाल को। मोहम्मद इकबाल का नारा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित उनकी उपाधियों के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसे दी गई? महात्मा गांधी जी को। और ये देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव की उपाधि किसकी है? यह उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर को और दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल की दी गई है और ये किसके द्वारा दी गई? जो बरदौली की महिलाएं थे उनकी तरफ से महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? देश रत्न की उपाधि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई है।
विवेकानंद जी की उपाधि है स्वामी विवेकानंद उपाधि है स्वामी विवेकानंद की, और ये दिए थे कौन? महाराजा खेतड़ी ने। खेतड़ी के जो महाराजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। राजा की उपाधि किसकी है? यह है राजा राम मोहन राय की, और ये दिए थे कौन? अकबर सेकंड ने। जगत गुरु की उपाधि किसकी है? तो यह है हरविजय सूरी की, और जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दिया था अकबर ने। कंठावरण वाणी की उपाधि तानसेन की है, और ये भी किसने दिया था? अकबर ने ही। कायदे आजम की उपाधि है मोहम्मद अली जिन्ना की, और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था गांधी जी ने। अधनग्न फकीर से गांधी जी को कहा गया था, और कहा था कौन? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी के लिए अधनग्न फकीर कहा था। आराम हराम है हु लिप्स इफ इंडियाज डाइज, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सबको हम कर लिए हैं। अभी राष्ट्रीय आंदोलन की और भी कुछ क्लासेस आनी बाकी है, तो लगभग 3-4 क्लासेस में क्या है, ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अब कंप्लीट होने वाला है। तो आप अगर पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर सभी के सभी वीडियो देख लें, और क्विक तरीके से अपने रिवीजन को कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए बहुत